इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त वायरस से लड़ाई एकदम निर्णायक मोड़ पर है। अगले कुछ दिनों में हमें हर हाल में कोरोना के पीक को रोकना है। तीसरी वेव आए इससे पहले हमें पूरी तरह तैयार होना है। प्रधानमंत्री 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल तक ये पता कर रहे हैं कि जो बात दिल्ली से कही जा रही है, क्या वो बात सच में गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंच पा रही है या नहीं। रात के अंधेरे में आप सो रहे थे, उस वक्त नीदरलैंड से 449 वेंटिलेटर्स, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दूसरी मेडिकल सप्लाई की पहली खेप की लैंडिंग भारत में हो रही थी। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। नीदरलैंड्स के बाद स्विट्जरलैंड ने भी राहत सामग्री भेजी। शुक्रवार तड़के सुबह 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 50 वेंटिलेटर्स और अन्य मेडिकल सप्लाईज के साथ स्विस विमान की दिल्ली में लैंडिंग हुई। इंडियन एयरफोर्स भी नॉन स्टॉप एक्टिव है। बैंकॉक से पानागढ़ एयरबेस पर 4 क्रायोजेनिक कंटेनर्स की एक और खेप एयरलिफ्ट करके लाई गई। सिंगापुर से भी भारतीय वायुसेना का IL-76 एयरक्राफ्ट 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स के साथ पानागढ़ एयरबेस पर लैंड हो चुका है। ये डेनमार्क से आई मदद की तस्वीरें हैं। 53 वेंटिलेटर्स भारत पहुंच चुके हैं। पोलैंड ने भी मदद भेजी है। 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का कंसाइनमेंट भारत में लैंड कर चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और भारत में पोलैंड के राजदूत ने आप सबके लिए हिंदी में एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया है। नमस्कार, मेरा नाम आदम बुराकोव्स्की है और मैं भारत में पोलैंड का राजदूत हूँ। अभी भारत में हर जगह कोविड की नई लहर है, बहुत लोग बीमार हैं, इसलिए पोलैंड जल्दी से एक राहत सहायता भेज दिया, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। आज दिल्ली हवाई अड्डा में एक राहत सहायता ले जाने वाला LOT Polish एयरलाइंस विमान उतारा है। भारत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच शुक्रवार को मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बात की और फिर मॉरिसन ने एक ट्वीट के जरिए उसका जवाब दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के ट्वीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर की 3 लाइन में लिखी है। गौर से देखिए, मॉरिसन ने लिखा कि वो कभी ये नहीं भूल सकते कि किस तरह वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के लिए भारत ने विशाल दिल दिखाया। मुश्किल वक्त में भारत ने दुनिया की मदद की, इसलिए आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मेरे पीछे है जर्मनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और इस ट्रांसपोर्ट प्लेन में आज जो है एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो भारत पहुंचा है। जर्मनी ने मुसीबत की इस घड़ी में भारत को ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो दिया है। अगले 3 महीने तक ये प्लांट जो है ये भारत में रहेगा और इसको इंस्टॉल करने के लिए जर्मनी की तरफ से एक 12 लोगों की टीम आई है, जिसमें जर्मनी के जो तमाम स्पेशलिस्ट हैं, जो इस प्लांट को इंस्टॉल करने में स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हमें जो यहाँ पर जर्मनी की टीम की द्वारा बताया गया कि अगले हफ्ते ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी जो राजधानी दिल्ली में हमें देखने को मिली वो पूरी हो जाएगी। न सिर्फ अगर हम बात करें मेडिकल एड जो भारत को मिल रही है, दुनिया के तमाम मुल्कों से मेडिकल एड आने का सिलसिला जारी है। 15 से ज़्यादा मुल्क जो हैं अभी तक भारत को तमाम तरह की एड जो है वो भेज चुके हैं, चाहे फिर वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स हो, दवाइयाँ हो या फिर अन्य तरह की सामग्री हो जिसकी ज़रूरत है कोविड से लड़ाई लड़ने की में। और इससे पहले भारत ने भी अपनी वैक्सीन मैत्री के ज़रिए, वैक्सीनेशन मैत्री के ज़रिए तमाम मुल्कों तक वैक्सीन पहुँचाई थी, या जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ भारत की तरफ से भी मेडिकल एड जो है वो दूसरे मुल्कों को दी गई थी। और अब जब भारत को ज़रूरत है तो दूसरे मुल्कों से ये एड जो है, ये जो सामान है, ये आने का सिलसिला जारी है। सवाल पूछने वाले ऐसे लोग भारतीय वायुसेना के C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ये तस्वीरें देख ले। कोविड एयर सप्लाई मैनेजमेंट सेल नॉन स्टॉप काम कर रहा है। पालम एयरबेस पर C-130 में जरूरी मेडिकल सप्लाई लोड करके देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है और ये सब कुछ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। What we do is we meet every morning virtually at a fixed time where we go over the details of
all the logistics arrangements, what are the expected arrivals, what are the quantities, what are their technical specifications and what we need to do. जिनका रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेशन सेल में है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. उनका काम है कि जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कंट्रीज भेजते हैं कि हम इस प्रकार के वेंटिलेटर भेजेंगे, तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये भारत में उपयोग हो सकता है, इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका ऐसे कन्वर्जन करना है इत्यादि, वो सब चीजें वो देखते हैं और वो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स भी प्रायोरिटाइज करते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी वो बताते हैं. अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों में 3000 टन से ज्यादा 11,000 अलग अलग आइटम्स डिस्पैच किए जा चुके हैं. विदेशों से जो मटेरियल आ रहा है उसे सड़क और वायु दोनों मार्ग से देश के अलग अलग लोकेशन पर भेजा जा रहा है. रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए कूल करियर का इस्तेमाल हो रहा है. इसे 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया जा रहा है. जरूरत के मुताबिक इसके लिए वायुमार्ग का इस्तेमाल भी हो रहा है. मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशों से आई सप्लाई जब एक बार राज्यों को मिल जाती है तो फिर यह उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो उन सप्लाईज को उस जगह उपलब्ध कराएं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. साथ ही साथ विदेशों से आई सप्लाई चेन की टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी राज्यों को ही ध्यान देने की जरूरत है. इसलिए जो नेता सप्लाई चेन को लेकर तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, आज उन्हें बहुत ध्यान से एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आरती आहूजा की यह बात सुन लेनी चाहिए. It is their responsibility to ensure seamless transition from transporters to the receiving agency, because we give to the state. The state then can make its own assessment and say, I want to send this number of this equipment to this place because that is my assessment of my local situation and need. So they have to ensure this seamless transition. They have to also ensure that necessary arrangements are made, क्योंकि सामान आ गया तो उससे पहले जगह कहाँ पे वो रखा जाएगा, टेक्नीशियन कौन है जो उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे वगैरह वगैरह. दे हैव टू कीप दैट रेडी. कई चीज़ें होती हैं जैसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जिसके लिए कि काफ़ी प्रेपरेटरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए प्रेपरेटरी एक्टिविटीज़ वो करके रखें. और स्टेट्स जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को फर्दर वो चीजें भेजें, दे हैव टू इंश्योर एंड टेल देम दैट दीज आर वेरी प्रेशियस नेशनल रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज. सो कभी 74 वेंटिलेटर ऑफ वन काइंड फ्रॉम सम कंट्री, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर 490 ऑफ वन काइंड फ्रॉम अनदर कंट्री, 250 ऑफ अनदर काइंड फ्रॉम अनदर कंट्री. तो इस प्रकार से आते हैं. सो देयर इज अ नीड टू रिकंसाइल द डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स with the need to reach the materials as quickly as possible to the states. ऑक्सीजन की सप्लाई चेन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने तक मोदी का मैसेज क्लियर है. एग्जीक्यूशन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है. 162 पीएसए प्लांट सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और मई खत्म होते होते 109 पीएसए प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे. बाकी बचे पीएसए प्लांट्स जून अंत तक कंप्लीट हो जाएंगे. देश भर में इस तरह के 1594 पीएसए प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाने हैं. 7 मई 2021 तक भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट देश के भीतर 400 सॉर्टीज ले चुका है. 351 सॉर्टीज के दौरान 4,904 मीट्रिक टन के 252 ऑक्सीजन टैंकर से एयरलिफ्ट किए गए हैं और इस दौरान C-17 एयरक्राफ्ट ने देश के 22 शहरों को कवर किया है. एयरफोर्स ने अब तक 59 इंटरनेशनल सॉर्टीज भी की हैं और 1,233 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स एयरलिफ्ट किए गए हैं. इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के चक्कर लगाए हैं. इसके अलावा सिंगापुर और इजराइल से भी एयरलिफ्ट करके सप्लाई लाई जा रही है. विदेशों से आई सप्लाई को लेकर मोदी विरोधी सवाल उठा रहे हैं, मगर तस्वीरें आपके सामने हैं. जो विदेशों से आया है वो सही जगह पर पहुंच रहा है.
मगर झारखंड के सीएम ने मोदी के इंपॉर्टेंट फोन कॉल को सियासी रंग दे दिया। मुश्किल वक्त में ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ये सियासत सिर्फ हेमंत सोरेन की टाइमलाइन तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत झोल है। मोदी विरोध की पटकथा कांग्रेस की टाइमलाइन पर भी लिखी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं। चिट्ठी के शुरुआती 2 पन्नों में मोदी को जमकर भला बुरा कहती हैं, मगर इसी चिट्ठी का आखिरी पन्ना देखिए जिसमें जिक्र होता है कि ये लड़ाई सरकार बनाम हमारी नहीं है, हमारी बनाम कोरोना है। मगर फिर अगले ही पल ट्विटर पर एक बार फिर नए सिरे से मोदी विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। ये बात फैलाई जाती है कि कैसे मौजूदा सरकार में कोई लीडरशिप नहीं है, और इसके बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर जाने पर राहुल का यह संदेश मिलता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये आप तय कीजिए, मगर इतना कंफर्म है कोरोना काल में मोदी को घेरने के लिए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। नवाब मलिक को सुन लीजिए, समझ जाएंगे। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के केसेस 4.25 लाख के करीब पहुंच गए हैं, राज्यों के बीच में तनाव बन रहा है, कोई ऑक्सीजन रुका रहा है, कोई ऑक्सीजन की मांग किसी की पूरी नहीं हो रही है, रेमडेसिविर को लेके वही परिस्थिति है। राज्यों में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं। देश में जब 500 केसेस थे, संपूर्ण लॉकडाउन मोदी जी ने ऐलान किया था। आज जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई नीति केंद्र ने नहीं बनाई। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या कोई इस तरह का मैकेनिज्म हो कि हम रिस्ट्रिक्शन और बढ़ाएं। हमें लगता है मोदी जी इससे अपना हाथ झटकने का काम कर रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी है, केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी दलों की बैठक बुला के कोई एक नीति बनाने का काम करे। अब उनके पार्टी के भीतर आवाज़ें अलग से उठ रही हैं कि दूसरे किसी को जिम्मेदारी दे दो, वो उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है। ये बात सच है कि कोविड से निपटने में मोदी जी विफल हो रहे हैं। देश में जो संकट है उसे दूर करने के लिए तत्काल रूप से सभी दलों की बैठक बुलाएं प्रधानमंत्री, हम मांग करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सबको अपनी अपनी सियासत करनी है, सिर्फ मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करना है। कोरोना से जंग नहीं लड़नी, कायदे से कोशिश ये होनी चाहिए कि सब मिलजुल कर इस मुश्किल वक्त से निकलें। सियासत आज नहीं तो कल होती ही रहेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।